हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मौज कर रहे होंगे, भले चंगे होंगे, है ना। सो जैसा कि हमने वादा किया था बेटा, हम आपके लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सेकंड पार्ट लेके आएंगे और वो आज हम आपके सामने लेके हाजिर हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स या हॉर्टिकल्चर मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, सो वहाँ तक पहुँचने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET 2024, है ना। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जिससे आप स्कूल से कॉलेज में जा सके, कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सके। तो इसके लिए बेटा बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, समय काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, सारे बैचेस ऑन टाइम चल रहे हैं, सब में सिलेबस भी कुछ कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अभी भी जो बच्चे CUET 2024 की तैयारी कर रहे हैं और वो इनरोलमेंट चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो जितनी जल्दी हो सके उतना आप अपना इनरोलमेंट करवा लीजिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पे ऑफर चल रहे हैं। शुरुआत में ज़्यादा डिस्काउंट था, ज़्यादा ऑफर था, धीरे धीरे अब कम हो रहा है, बट यू हैव टाइम है अभी आपके पास। 12 अगस्त तक का टाइम है। 12 अगस्त तक आपके पास 20% का ऑफ चल रहा है। सो आप इस ऑफर को ग्रैब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके और सबका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये 20% ऑफर चल रहा है बेटा। इसमें 2 पैक है। पहला पैक है क्लास 12, तो CUET 2024, है ना। UG दैट इज़ फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए आपके एग्जाम के पहले आप एकदम तैयार हो जाओगे, कैसे एग्जाम देना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सब चीज़ों के लिए। दूसरा पैक जो है दैट इज CUT UG कॉम्बो। इसमें आपको पूरा CUT में जितनी चीज़ें आती हैं वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, इंक्लूडिंग योर डोमेन, आपका जो लैंग्वेज है GT है, वो सब कुछ बताया जाएगा। तो दोनों जो बच्चे 12th में हैं और 2024 का CUT देने वाले हैं वो पहला वाला ऑप्ट कर सकते हैं, जो बच्चे 12th पास है वो सेकेंड ऑप्ट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, आपको जो भी फ़ायदा लेना है आप ले सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखिए स्टिल वी हैव 20% ऑफ। अभी भी हमारे पास 20% ऑफर का सब्सक्रिप्शन चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज़ एनी टीचर कोड, या आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो स्मृति पांडे 27। तो उस कोड को यूज़ करने से आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि बेटा समय बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से। और समय की बहुत खास बात होती है, कभी वापस लौट के नहीं आता है। हमें लास्ट में सिर्फ पछतावा रह जाता, रिग्रेट रह जाता कि शायद हमने तैयारी पहले से शुरू कर दी होती, शायद हमारे पास थोड़ा और टाइम होता, तो वी विल डू मच बेटर। ओके, सो यूज़ इट। नाउ हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा दैट इज़ हॉर्टिकल्चर या फिर आर्टिफिशियल मेथड जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, उनकी बात करते हैं। हैव यू एवर सीन प्लांट्स? ऑलरेडी सबने देख रखा होगा प्लांट्स। आप लोग कभी ना कभी बेटा नर्सरी गए होंगे या देखे होंगे, है ना, अपनी लाइफ में, या तो फ़ोन पे देखे होंगे या आसपास जाते वक्त देखे होंगे या प्लांट्स खरीदते हुए देखे होंगे। क्या आपको पता है कि हर इंसान को प्लांट्स पसंद होते हैं? उसको केयर करना भले लोग नहीं मैनेज कर पाते, लेकिन हर इंसान, जहाँ तक मुझे पता है, नेचर में जो भी लिविंग बींग्स हैं इन सब को नेचर ने एक दूसरे से जोड़ के रखा है ना। तो हम ह्यूमंस को भी प्लांट्स बहुत पसंद आते हैं। इतने कलरफुल वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं, इसी से हमें इतने फ्रूट्स मिलते हैं, इसी से हमें इतने वेजिटेबल्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। ओके, सो लेट्स सी, अभी तक तो हम लोगों ने नेचुरल मेथड पढ़ा है कि नेचुरल मेथड्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे हो सकता है, मतलब बिना सीड के प्लांट को कैसे और ग्रो करवाया जा सकता है। बट इसके अलावा जो आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे हम लोग, वो ये पढ़ेंगे कि ह्यूमंस का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या हमारे इन्वॉल्वमेंट से कुछ और चेंजेस होते हैं, क्या हमने कुछ और चीज़ें अपडेट कर रखी हैं। हम लोग तो भाई ह्यूमंस हैं, कुछ ना कुछ करते रहना हमारी तो फितरत में है ना, कुछ चेंज करते रहना। सो ऐसे ही ह्यूमंस ने भी हॉर्टिकल्चर में या आर्टिफिशियल मेथड्स जो होते वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, उसमें कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट की, पहले ट्राई किया कि देखें होता है या नहीं होता है। होने लगा तो फिर आगे कंटिन्यूएशन में वो चीज़ें फर्दर होती गई। सो ये जो मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, दैट डेवलप्स बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब जो हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, मतलब प्लांट्स को और कैसे किन तरीकों से ग्रो करवाया जाए। To quickly multiply desired variety of plant from parts of their somatic body, कहाँ से जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो सके। एज वी ऑल नो, जितना जल्दी सेल मल्टीप्लाई होगा, सेल डिवाइड करेगा, उतनी जल्दी फायदा होगा, उतनी जल्दी ग्रोथ होगी, है ना। तो यहाँ पे सोमैटिक बॉडी पार्ट से यूज़ किया जाता है, जो प्लांट के सोमैटिक बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट
टेक्निक। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो टेक्निक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं वो अभी आपको दिखाई पड़ेंगी। चलिए सबसे पहले आते हैं कटिंग पे, है ना। कटिंग के बारे में आप सबने रोज़ देखा होगा। क्या आपने कभी रोज़ को लगाते हुए देखा है? रोज़ की क्या करते हैं बेटा, एक स्टेम काटते हैं, है ना, स्टेम काटते हैं और फिर उसको ले जाके लगा देते हैं। लेकिन जब हम किसी आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू कर रहे हैं तो हमें कुछ उसको एक्सटर्नल सोर्सेज भी देने पड़ते हैं। लाइक लेट्स सी, कटिंग आर कट पीस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। कोई भी पार्ट हो सकता है, रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है प्लांट का। कहाँ पे? विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज। नर्सरीज में लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टेम काट दी गई है ना, तो स्टेम को काटने के बाद उस स्टेम को कुछ केमिकल्स में डिप किया जाता है, देन फिर उसको सॉइल में लगा दिया जाता है। इससे क्या होते हैं वो केमिकल्स, क्या होते हैं वो केमिकल्स? वो होते हैं जो रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर दीज रूट प्रमोटिंग केमिकल्स आर यूज्ड। रूट को प्रमोट मतलब रूट की ग्रोथ जल्दी हो जाए, इसलिए कुछ केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे IBA इंडोल एसिटिक ब्यूटारिक एसिड। IBA मतलब ब्यूटारिक एसिड होता है, NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड। इसके अलावा कुछ घरेलू चीज़ें भी होती हैं, जैसे दालचीनी का पाउडर होता है, उसमें डिप करके सॉइल में लगा दिया जाता है, तो उससे भी रूट्स की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। ओके, तो ये कुछ कटिंग की तरीके होते हैं कि अगर कोई भी स्टेम है, लीफ है, रूट है, हमें कट करके उसको लगाना है और नए प्लांटलेट्स ग्रो करवाने हैं, तो कट करेंगे सबसे पहले, है ना। कट करने की भी टेक्निक होती है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कट कर दिया, नहीं। स्टेम में स्पेशली, रूट्स वगैरह में तो चल जाता है, लीव्स में भी चल जाता है, लेकिन स्टेम में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, नोड्स इंटरनोड्स का, इन सब का ध्यान दे के कट करना पड़ता है, देन फिर उसको केमिकल में डिप करके लगाया जाता है। ओके, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, पहले रूट कटिंग, फिर स्टेम, फिर लीफ, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। सो दीज आर पीसेस ऑफ रूट्स। रूट की कटिंग करेंगे, है ना, रूट के छोटे छोटे पीसेस लेंगे, इनको यूज़ करते हैं आर्टिफिशियली प्रोपगेशन करने के लिए फॉर न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स इनसे बनाने के लिए, नए नए प्लांट्स बनाने के लिए। सो रूट कटिंग को यूज़ किया जाता है किसके लिए? लेमन के प्रोपगेशन में, ऑरेंज के प्रोपगेशन में, ब्लैकबेरी में, रास्पबेरी में, बॉजनबेरी में, इन सब में रूट के प्रोपगेशन को यूज़ किया जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं बेटा। लेमन है, ऑरेंज है, बेरी हैं, कौन सी बेरी है? ब्लैकबेरी, बॉयजनबेरी, रास्पबेरी, इन सब में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि लेमन को किस मेथड के थ्रू प्रोपोगेट किया जाता है, सो यू नो रूट कटिंग मेथड के थ्रू। या रूट कटिंग मेथड के थ्रू आपको चार ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें से एक इसमें से सही होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है बेटा स्टेम कटिंग, है ना। स्टेम कटिंग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये कॉमन मेथड होता है प्लांट के प्रोपगेशन का। लगभग 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस के 1 year old स्टेम आर कट। जो प्लांट 1 साल पुराना हो चुका है, 2 साल पुराना हो चुका है, उनमें से कट किया जाता है। 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस एक कट किया जाता है। लोअर एंड्स जो होते हैं इसको डिप किया जाता है, बताया अभी हमने, रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स में, जो रूट की ग्रोथ के लिए जो रूट की ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं, उन हार्मोन्स में इनको डिप किया जाता है कुछ मिनट्स के लिए बिफोर प्लांटिंग इन द सॉइल। सॉइल में लगाने से पहले इसको हम क्या करते हैं? केमिकल्स में डिप करते हैं, और वो केमिकल्स जो रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, देन फिर इसको लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? रोज़ सबको पता है, शुगर केन, जो आप शुगर खाते हो ना, गन्ना जिसे कहते हैं हिंदी में, शुगर केन खाते हैं, तो उसका भी ऐसे ही स्टेम की कटिंग कर करके उसको लगाया जाता है। डुरेंटा, सिट्रस, ग्रैप, कॉफ़ी, टी, बॉगनवेलिया, क्रोटॉन, चाइना लोस, कार्नेशन, टैपोका, ये सारे स्टेम की कटिंग के थ्रू होते हैं। सी देखिए कैसे है, ये स्टेम है ना, ये स्टेम है। अब इस स्टेम को कट करके क्या करेंगे? इसको लगा देंगे, डिप करते हैं आपके इसमें जो रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं उनमें। डिप करने के बाद जैसे ही इसको लगाएंगे, यहाँ पे देखिए न्यू रूट्स का फॉर्मेशन होने लगा और फिर न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होने लगा है, तो वो जर्मिनेट करने लगते हैं एंड देन दे गिव राइज टू न्यू प्लांटलेट्स, नए नए प्लांट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट कम टू द लीफ कटिंग। आपने एलोवेरा देखा होगा, आपने स्नेक प्लांट देखा होगा, इन सब में क्या करते हैं? लीफ की कटिंग करके लगाते हैं, है ना। स्नेक प्लांट तो आप काफ़ी इजीली खुद भी लगा सकते हो। स्नेक प्लांट होता है और सेंटाप्यूलिया होता है, दैट कैन बी प्रोपगेटेड बाय लीफ कटिंग। लीफ को क्या करते हैं बेटा? देखो,
लंबी लंबी इनकी लीव्स होती हैं, पूरी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, लेकिन लीफ को ऐसे नहीं कट करते, लीफ को हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट करते हैं। ओके, सो लीव्स आर कट ट्रांसवर्सली, आप यहाँ पे देख सकते हो ये छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, है ना, ये पीसेस में कट किया जाता है 2 से 3 पार्ट में, और इसको प्लांट कर देते हैं वर्टिकल पोजीशन में। आप देख सकते हो ये पॉट है, पॉट में सॉइल है और यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में उसको लगा दिया जाता है। धीरे धीरे इसमें भी रूट की ग्रोथ होने लगती है और फिर ये भी बढ़ने लगते हैं। तो कई सारे प्लांट्स एक लीव से बन सकते हैं, मतलब 2-3 तो बन सकते हैं आराम से। नेक्स्ट आती है लेयरिंग, है ना। ये तो कटिंग की बात थी, कटिंग कैसे करें, कटिंग को लगाएं कैसे, किन किन मेथड से, रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लेयरिंग। लेयरिंग ये सॉइल लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? It is a type of root cutting in which adventitious roots are induced to develop on a soft stem while it is still attached to the plant. देखो कहने का क्या मतलब है कि ये जो मेथड होता है ना, इसमें प्लांट की एक स्टेम लेते हैं और उस स्टेम को पेरेंट प्लांट से डिटैच नहीं करते, कट नहीं करते, उसको डायरेक्ट ऐसे झुका के सॉइल में लगा देते हैं, है ना। सॉइल में लगा देंगे तो कुछ टाइम बाद जिस पार्ट को हमने सॉइल में लगाया होता है वहाँ से धीरे धीरे रूट्स की ग्रोथ होने लगती है। ओके, और जब वो अच्छे से थोड़ा डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर पेरेंट प्लांट से उसको कट कर दिया जाता है, तो 2 अलग अलग प्लांट्स हो जाते हैं। यही कह रहे हैं। लेयरिंग जो होती है दैट इज कैरिड आउट 1 year old बेसल ब्रांचेस कॉमनली ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग और अर्ली रेनी सीजन। कब करते हैं लेयरिंग की? अगर बात करें तो मिनिमम अगर देखें तो 1 साल पुराना प्लांट हमें चाहिए। ओके, उसके ब्रांचेस या जो भी पार्ट हैं वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 महीने पहले ही ब्रांचेस निकली और उसको हम लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कब करते हैं? अर्ली स्प्रिंग सीजन में या फिर अर्ली रेनी सीजन में, जब बारिश का मौसम शुरू होता है उस टाइम पे लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एक सॉफ्ट बेसल ब्रांच जो होती है ये डिफोलेट होने लगती है मिडल में से, वेयर ए स्मॉल इंजरी और कट इज गिवन टोंगिंग, नॉचिंग, रिंगिंग शेप। देखो, एक सॉफ्ट बेसल ब्रांच को लेते हैं, है ना, मिडल पीस को उसको लेते हैं, मतलब जो सॉफ्ट ब्रांच होगी उसको लेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ी सी इंजरी करते हैं, छोटी सी उसमें जैसे मान लो वी शेप का कट कर सकते हैं, ऑब्लिक कट कर सकते हैं, या फिर आसपास की एक रिंग जो ग्रीन वाली लेयर होती है उसको हटा सकते हैं, जो बार्क की लेयर होती है उसको हटा सकते हैं। तो इतना करने के बाद उसको सॉइल में डिप करते हैं। इंजर्ड डेफोलेटेड पार्ट इज पिक्ड इन सॉइल टू डेवलप एडवेंटियस रूट। अब वही जो इंजर्ड पार्ट है उसको सॉइल में डिप कर देंगे। वहाँ डिप करने से क्या होता है कि जल्दी से रूट की ग्रोथ होने लगती है। ओके, द पेक डाउन ब्रांच ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड लेयर। और जिस लेयर को हमने, जिस ब्रांच को हमने पेक डाउन किया हुआ है, नीचे डाला हुआ है, सॉइल के अंदर डाला हुआ है, उसी को कहते हैं लेयर, दैट इज नोन एज लेयर। Later on, as the root develop, the layer is separated and planted. उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा उस हिस्से में, एंड आफ्टर दैट वो प्लांट से सेपरेट कर दिया जाता है। सो लेयरिंग कुछ तरीके की होती है जो आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। ये प्रोसेस होता है लेयरिंग का। देखिए ऐसे होती है, ये देखो ये प्लांट है ना, मेन प्लांट है, इसमें से क्या निकला, एक ब्रांच निकली, यहाँ से हमने इसको कट किया थोड़ा सा और फिर सॉइल में डिप कर दिया। अब धीरे धीरे यहाँ पे ये ग्रोथ होने लगेगी, रूट की ग्रोथ होने लगेगी। सो पहले आता है सिंपल लेयरिंग जो भी हमने देखा। अब पढ़ेंगे हम लोग माउंट लेयरिंग के बारे में। शूट इज प्रणड एंड लोअर पार्ट इज कवर्ड बाई सॉइल। शूट को क्या करते हैं, प्रण करते हैं, प्रूनिंग करते हैं उसमें, और उसको सॉइल से कवर कर देते हैं, लाइक अ माउंड, माउंड की तरह एक उठा सा गुम्बद टाइप का, टिला टाइप का बना देते हैं। अ नंबर ऑफ न्यू शूट्स डेवलप, फिर वहाँ से क्या होगा, नए नए शूट्स का डेवलपमेंट होने लगता है। यहाँ पे नए नए शूट्स का डेवलपमेंट होने लगता है। रूटेड शूट को फिर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं प्लांट से, और ये आपको देखने को मिलेगा एप्पल में, पेयर में, क्विंस में, करंट, गूसबेरी, जैस्मिन, ग्रेप वाइन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, चेरी, इन सब में देखने को मिलता है। सिंपली बेटा इसमें करते क्या है, लेयरिंग वाले पार्ट में, माउंट लेयरिंग में क्या करते हैं कि शूट को प्रॉन करते हैं, लोअर पार्ट जो होता है उसका, और देन वी विल कवर इट विथ सॉइल, सॉइल से उसको कवरिंग कर देते हैं, एक माउंट की तरह कवर कर देते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गॉटी और एयर लेयरिंग, हवा में जो लेयरिंग की जाती है।
है ना। अब ये किस में होता है, देखिए ये एंशियंट टेक्निक है, काफ़ी टाइम से इसको यूज़ किया जा रहा है, हमारे पूर्वज हमारे एंसेस्टर्स भी इसको यूज़ करते थे, काफ़ी समय से इसको यूज़ किया जा रहा है। ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्रीज एंड श्रब्स, ट्रॉपिकल रीजन के, सब ट्रॉपिकल रीजन के और श्रब्स के, श्रब्स इनसे लगाए जाते हैं, तो ये प्लांट्स इनसे ग्रो होते हैं। सो ड्यूरिंग अर्ली मानसून, मानसून शुरुआती टाइम में रेन जो होती है 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव फ्रॉम बेसल रीजन ऑफ हेल्दी एंड वुडी ब्रांच। करते क्या है बेटा, देखो मानसून के टाइम पे जब शुरुआती मानसून होता है तो 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग जो होता है बार्क का उसको हटाया जाता है, 3 से 5 सेंटीमीटर की जो रिंग होती है उसको हटाया जाता है बेसल रीजन से, जो हेल्दी पार्ट होता है। हमेशा अगर प्रोपगेशन कर रहे हैं तो प्लांट के हेल्दी पार्ट से करेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि कोई डिजीज पार्ट से कर रहे हैं या कोई डैमेज पार्ट से कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते, हेल्दी प्लांट वाला, हेल्दी पार्ट हमेशा ऑप्ट करते हैं प्लांट का। तो बार्क को रिमूव किया जाता है बेसल रीजन से, किसी मतलब हेल्दी ब्रांच से, वुडन ब्रांच से, फिर उसको कवर्ड कर देते हैं थिक प्लास्टर या फिर ग्राफ्टिंग क्ले से। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थिक प्लास्टरिंग किया हुआ है ना, ये है। तो ये होता है एयर लेयरिंग, मतलब हवा में ही उसकी लेयरिंग कर दी जाती है। आगे देखिए इसमें ग्राफ्टिंग क्ले जो होता है ये कंपोज होता है एक पार्ट, मतलब उसमें जो ग्राफ्टिंग का क्ले बनाया जाता है ये किससे बनाया जाता है, काउ डंग होता है, एक पार्ट फाइनली कट है और मॉस होते हैं, एंड 2 पार्ट्स ऑफ क्ले। 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो 1/4 पार्ट काउ डंग का होता है, 1 पार्ट जो होता है मॉस का होता है या हे का होता है, और 2 पार्ट्स जो होते हैं वो क्ले के होते हैं, ठीक है। To it, water is added along with a small quantity of root promoting hormones like AAA, indole acetic acid, IBA, indole butyric acid, and AA। ये सारे रूट प्रमोटिंग हॉर्मोन्स होते हैं। जब ये सारी की कवरिंग कर देते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, वाटर डालने के साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स जो कि रूट प्रमोटिंग हॉर्मोन्स होते हैं उनको भी थोड़े अमाउंट में डाल देता है, जिससे जल्दी से जल्दी रूट की ग्रोथ हो जाए। ओके, इसके बाद इसकी रैपिंग कर देते हैं पॉलीथीन से, धीरे धीरे इसको देखो यहाँ पे पॉलीथीन से पैक, पॉली बैग से रैप किया हुआ है, तो इसकी रैपिंग कर देते हैं। आफ्टर 2 to 3 months रूट अपीयर, 2 से 3 महीने बाद क्या होता है, रूट दिखाई पड़ने लगता है ना। रूट को क्या चाहिए भाई, पानी चाहिए, सॉइल चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, सब उसको मिल रहा है तो वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है। उसके बाद उस शूट को कट करते हैं बिलो द बैंडेज एंड यूज्ड फॉर प्लांटिंग, जहाँ से बैंडेज किया होता है वहाँ से कट करते हैं ताकि रूट वाला हिस्सा कट ना हो। उसको कट करने के बाद फिर उसको सॉइल में लगा दिया जाता है, उसको प्लांटिंग कर दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है बेटा लीची, पोमीग्रेनेट, चाइना रोज, गुआवा, ऑरेंज और लेमन। ये सब एयर लेयरिंग के थ्रू होता है। एयर लेयरिंग मतलब लेयरिंग हवा में की जा रही है, जब रूट फॉर्म हो जा रहा है तब उसको निकाल के सॉइल में लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल लेयरिंग की बात करते हैं। दैट इज अ सिंपल लेयरिंग, है ना, इसके बारे में हमने आपको बताया था। इन दिस लेयरिंग सॉफ्ट बेशल पार्शियली इंजर्ड ब्रांच जो होता है इसको पैक करते हैं एक जगह से, सेम ऐसे ही देखो झुका देते हैं और झुकाने के बाद उसको लगा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कट कर देते हैं, है ना, वी शेप या फिर ऑब्लिक शेप या फिर एक रिंग हटा देते हैं उसकी। तो ये चेरी, जैस्मिन, ग्रैप वाइन इन सब में देखने को मिलता है। ओके, तो ये सिंपल लेयरिंग है। सर्पेंटाइन लेयरिंग, ये काफ़ी अच्छी लेयरिंग होती है, थोड़ी डिज़ाइनदार होती है। नेचर ने भी सोचा सारा सिंपल सिंपल कर रहे हैं, कुछ अच्छा करें, कुछ इंटरेस्टिंग करें, थोड़ा जिगजैग करें, तो यहाँ पे ये होता है। देखो ब्रांच को यहाँ पे पैक किया जाता है, पैक मतलब सॉइल के अंदर डाला जाता है कई सारी जगहों से, सो एज टू फॉर्म मेनी प्लांट्स। आप देख सकते हो ये डिंग 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 ऐसे गया हुआ है ना। तो यहाँ से देखिए एक प्लांट तो ये ऑलरेडी है, एक यहाँ से 1 2 3 हमें ऐसे ही मिल गया, एक जो पेरेंट प्लांट था वो भी प्लांट है ना। तो ऐसे करके, और अगर बड़ी स्टेम है, बड़ी ब्रांच है तो और ज़्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक साथ कई सारी प्लांट्स बन सकते हैं सिर्फ एक लेयरिंग से, जिसे कहते हैं सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन मतलब ऐसे जिगजैग फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं कैलामिटस में, ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल है। फिर आती है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में क्या करते हैं, क्या आपने अच्छा कभी सोचा था लेयरिंग में भी इतने तरीके होते हैं?
नहीं सोचा होगा ना। लेयरिंग में भी बहुत तरीके होते हैं बेटा और बहुत अलग अलग डिज़ाइन से, वेरिएशन से लेयरिंग की जाती है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रांच को पैक कर देते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इन अ ट्रेंच। ऐसे कोई ब्रांच है ना तो उसको ऐसे रख दिया जाता है, सॉइल में झुका दिया जाता है, एकदम उसको लिटा दिया जाता है, सुला देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से डेवलप होते हैं कई सारे वर्टिकल शूट्स। ऐसे ये देखो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक ब्रांच से देखो कितने सारे निकल गए, है ना। ऐसे यहाँ पे भी इसको नीचे आराम से सुला दिया गया है, फैला दिया गया है। ओके, ब्रांच को एक फैला दिया गया है और फिर वहाँ से क्या होते हैं, धीरे धीरे कई सारे प्लांट्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रेंच पोजीशन कहते हैं, दैट इज अ ट्रेंच पोजीशन, इसलिए ट्रेंचिंग है ना, दैट इज नोन एज ट्रेंच लेयरिंग। ये होता किस में है, वॉलनट में, मलबेरी में, है ना। जो वॉलनट होता है उसमें खाया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट आती है ग्राफ्टिंग। ये तो थी कटिंग और लेयरिंग की बात। नेक्स्ट बात जो है दैट इज ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है ना। ग्राफ्टिंग क्या होता है बेटा, ये टेक्निक होती है जहाँ पे दो प्लांट के दो पार्ट्स को कनेक्ट किया जाता है। दो अलग अलग प्लांट के पार्ट को कनेक्ट किया जाएगा। अलग अलग मतलब दो अलग अलग प्लांट से लिया जाता है। यूजुअली एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम। देखो होता कैसे है, जैसे एक प्लांट बनाने के लिए रूट और शूट दोनों चाहिए होता है ना। तो अब दो हिस्से चाहिए हमें, तो एक का लेंगे रूट वाला पार्ट और एक का लेंगे शूट वाला पार्ट। उन दोनों को लाके जोड़ दिया जाता है। जोड़ते कैसे, इसी कलाकार, यही कलाकारी है। ओके, सो रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है। root system and a shoot system of two different plant in such a way that they unite and later develop as a composite plant. ये ऐसे तरीके या ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए जाते हैं ना बेटा कि जो आपस में जुड़ सके और जुड़ने के बाद एक फर्दर आगे चल के प्लांट बना लें, मतलब यूनियन करके एक प्लांट ये बना लें। ओके, सो ये फिजिकल और साइकोलॉजिकली जॉइनिंग की जाती है सेपरेट इंडिविजुअल की। दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, इनको जोड़ दिया जाता है ताकि ये एक नए प्लांट को बना सके। अच्छा, ये करते किस लिए? क्वालिटी के इन्हांसमेंट के लिए, है ना। अभी तक तो जो देखा जो था नेटिव जैसा था वैसे ही प्लांट बन रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम मनुष्य हैं, इंसान है, तो हमने थोड़ा चेंज करने की सोची कि लाओ कुछ नया किया जाए, है ना। तो ये क्या किया कि दो प्लांट अलग अलग लिए और दो अलग अलग प्लांट्स को लेके एक प्लांट बनाने की कोशिश करेगी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उसकी जो फ्रूटिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए। इट इज़ यूज ओनली इन कैम्बियम कंटेनिंग वुडी यूस्टेलिक प्लांट। अच्छा, ये खास बात है कि ये जो ग्राफ्टिंग होती है ना, ये उन्हीं प्लांट्स में हो सकती है जिनमें कैम्बियम होगा, है ना। बिना कैम्बियम वाले प्लांट में ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि कैम्बियम को ही जोड़ते हैं। जैसे शूट है और रूट वाला पार्ट है तो उसमें लाके कैम्बियम को ही जोड़ा जाता है। रूट और शूट, जब रूट के और शूट के जो पार्ट्स होते हैं वो अगर कैम्बियम से जुड़ जाते हैं तभी ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। सो स्मॉल शूट जो होता है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। स्मॉल शूट जो होता है प्लांट का विद सुपीरियर कैरेक्टर, ये एम्प्लॉयड होता है जो बढ़िया से बढ़िया कैरेक्टर होगा। भाई अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो आप क्या लोगे? सुपीरियर क्वालिटी की चीज़ें लोगे ना। तो वैसे यहाँ भी जब हम कोई एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए, तो हम बेस्ट क्वालिटी का लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल शूट जो होता है प्लांट का, सुपीरियर कैरेक्टर्स जिसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वो लिए जाते हैं एज अ ग्राफ्ट ऑफ साइन। क्या कहेंगे उसे? साइन, है ना। इट शुड हैव 1 to several buds। इट क्या होने चाहिए? उसमें एक या एक से ज़्यादा बड्स होने चाहिए। रूट सिस्टम जो होता है दूसरे प्लांट का, वो भी डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो भी आप बेटर क्वालिटी का लोगे, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको कोई डिश बनानी है ना। तो जब आप डिश बनानी है तो जो भी इंग्रेडिएंट लेने जाओगे, ऐसा तो नहीं है सड़ी गली सब्जी उठा लाओगे, ऐसा तो करोगे नहीं। अच्छी क्वालिटी का, भाई पैसे दे रहे हैं तो अच्छा चाहिए और हमें खाना भी अच्छा है तो हम अच्छा ही लेंगे, है ना। तो अच्छा ही ऑप्ट करते हैं। अच्छा इसलिए ऑप्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो हमारे चेंजेस आएंगे वो अच्छे ही आएंगे। अगर उसमें डिजीज़ होगा, अगर वो ख़राब होगा तो सारा मेहनत तो वैसे ही बेकार चला जाएगा। ओके, सो जो रूट सिस्टम भी ऑप्ट करते हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए एंड हैज़ गुड रूट सिस्टम इज़ यूज एज
स्टॉक, अच्छा रूट सिस्टम उसका होना चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं यहाँ पे होना चाहिए। सो रूट सिस्टम के लिए हम लोग जो लेते हैं उसको कहते हैं स्टॉक। दो पार्ट मिले, शूट वाला साइन और रूट वाला स्टॉक, ठीक है। द शूट ऑफ द स्टॉक इज कट 10 to 30 सेंटीमीटर अबव द बेस ऑफ द रूट। नाउ सी, जो शूट होता है स्टॉक का, जैसे जहाँ से हमें लेना है रूट वाला पार्ट, तो उसको क्या करते हैं 10 to 30 सेंटीमीटर रूट के ऊपर से निकाल लेते हैं, मतलब उसको कट करके हटा दिया जाता है, शूट वाले पार्ट को कट करके हटा दिया जाता है। तो बस रूट का हिस्सा और थोड़ा सा उसका मेन ब्रांच रह जाता है, इतना रह जाता है, बाकी पार्ट्स को हटा दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, स्टॉक भी आ जाता है और साइन भी आ जाते हैं, इनको दोनों को अटैच किया जाता है, दोनों को आपस में एकदम ध्यान से अटैच करना पड़ता है ना, जैसे इसके ऊपर इसको अटैच करें। ओके, यूनियन एरिया कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स एंड बैंडेज इन सच अ वे दैट दे फिट इनटू ईच अदर एंड देयर कैम्बिया कम्स इन कॉन्टैक्ट। कैम्बियम मतलब इन दोनों को अटैच किया, अटैच करने के बाद यूनियन एरिया जो होता है उसको कवर करते हैं, एक ग्राफ्टिंग वैक्स आता है उससे, ताकि वो इधर उधर ना भाग जाए, है ना, भाई गिर गया तो हम तो लगा के चले गए, वो गिर गया तो उसको एक कवरिंग की जाती है ग्राफ्टिंग वैक्स से, और फिर बैंडेज किया जाता है, उसके ऊपर रैपिंग कर दी जाती है, दैट दे फिट इनटू ईच अदर। अब फिटिंग कैसे होनी चाहिए, जो कैम्बिया है वो एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, स्टॉक और साइन का कैम्बियम एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। सो दैट कम इन कॉन्टैक्ट। इसके बाद क्या होता है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, कैलस इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, कैलस इज फॉर्म्ड। कैलस क्या होता है, कैलस मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, मतलब वो सेल्स किसी ऑर्गेनाइज्ड फैशन में नहीं है, किसी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है, बस ऐसे ऐसे गुच्छे बन जाते हैं, ऐसे 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 गुच्छे सेल्स के, ग्रीन ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। सो यही जब कैलस का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ग्राफ्टिंग आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। कैलस तभी बनेगा जब कैम्बियम रिंग एक दूसरे के साथ, सॉरी रिंग नहीं, कैम्बियम एक दूसरे के साथ ओवरलैप होगा। ओके, सो इट हेल्प्स इन देयर फ्यूजन, यही हेल्प करता है उनके फ्यूजन में। ग्राफ्टिंग इज नॉट सक्सेसफुल इन मोनोकॉट एज दे डू नॉट हैव कैम्बिया। मोनोकॉट्स में सक्सेसफुल नहीं है ग्राफ्टिंग क्योंकि यहाँ पे कैम्बिया नहीं होता। हमने पहले भी बताया जहाँ पे कैम्बियम होगा वहीं पे ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन ग्राफ्टिंग स्टॉक इज ऑलवेज ओल्डर देन साइन। ग्राफ्टिंग में हमेशा हमें स्टॉक पुराना लेना होता है और साइन जो होता है ये नया होगा तो भी चल जाएगा, मजबूती होनी चाहिए। ओके, लीव्स एंड बड्स कंटेन ओवर द स्टम्प ऑफ स्टॉक आर रिमूव्ड। अब जो लीव्स और बड्स होते हैं जो स्टॉक के ऊपर हो जाते हैं उसको हटाया जाता है, धीरे धीरे रिमूव किया जाता है। इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मैंगो है, एप्पल है, पियर, सिट्रस, गुआवा, रबर प्लांट, प्लम, पीच, पाइन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो इन सब में ग्राफ्टिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब ग्राफ्टिंग कितने तरीके की होती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आती है बेटा टोंग ग्राफ्टिंग। टोंग ग्राफ्टिंग क्या होती है, ऑब्लिक स्लॉपिंग कट और नॉच इज गिवन टू बोथ स्टॉक एंड साइन। ये देखिए ऑब्लिक ग्राफ्टिंग है ना, कुछ ऐसे शेप में आपको दिख रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जैसे इसका कट करते हैं ना वैसे ही सेम इसका कट करेंगे उसी पैटर्न पे, ताकि ये दोनों जाके फिक्स हो जाए, है ना। तो उस हिसाब से कटिंग की जाती है कि दोनों का आपस में जुड़ जाए, बड़े प्यार से जुड़ जाए, बड़े आराम से जुड़ जाए, कोई दिक्कत ना होने। अभी कई तरीके की ग्राफ्टिंग आएंगी इसलिए हम बता रहे हैं। तो देखो इसका शेप देखो और इसका शेप देखो, दोनों जाके एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। सो लेट्स सी, दे टू परफेक्टली फिट इनटू ईच अदर। बहुत ध्यान से ये काम करना होता है ना। इसलिए इसको करने के लिए बहुत मतलब क्या कहें, जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है वही लोग कर पाते हैं, ठीक, और उन्हीं का ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल भी हो पाता है। धीरे धीरे सीख जाते हैं लेकिन प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है और थोड़ा ज़्यादा नखरे वाला होता है, इसलिए इसको ध्यान देना पड़ता है। नाउ दे टाइड टुगेदर। अब आप देख सकते हो ये दो कटे हुए थे, स्टॉक और साइन है, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, बांध दिया गया, है ना। इन दोनों को क्या किया गया, टाई कर दिया गया, फिर इसको रैप कर दिया गया।
टाई करने के बाद वैक्सिंग करते हैं, है ना, जो ग्राफ्टिंग वैक्स बताया था। सो स्टॉक एंड सायन आर ऑफ सेम डायमीटर्स, डायमीटर भी सेम होना चाहिए। हमने कहा ना कि बहुत एक्सपीरियंस्ड, मझे हुए इंसान जिसे कहते हैं, या जो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हो वही इसे कर सकता है। तो दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए बेटा, कटिंग सही से होनी चाहिए, और उसके बाद इसकी रैपिंग कर देते हैं। फिर आता है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग क्या होता है? क्राउन मतलब क्या होता है? सर पे जो क्राउन लगाते हैं वो। सो मेनी सायंस आर सिलेक्टेड एंड पेयर्ड एट द बेस टू फॉर्म वेजेस। एक्चुअली इसमें करते क्या है, देखो एक नीचे का बेस का पार्ट है और इसमें आप देख रहे हो कई सारे स्टेम्स लगाए गए है ना, तो इसे कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। ओके, और वो भी अलग अलग जगह पे लगाए जाते हैं, दैट इज नोन एज क्राउन ग्राफ्टिंग। कई स्लिट्स बनाई जाती हैं साइड बाई साइड में। स्टॉक, ये मेन स्टॉक है, STOCK, ओके, ये है स्टॉक, एंड दे आर साइन। तो पतले पतले साइन काट के निकाल लिए जाते हैं। साइंस को फिर इंसर्ट किया जाता है इन स्लिट्स में। यहाँ पे स्लिट्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पतले पतले स्लिट्स बनाए जाते हैं, एंड देन साइंस को उन स्लिट्स में इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर बैंडेड कर दिया जाता है, उसको घुमा घुमा के पैक कर देते हैं। स्टॉक हैज़ लार्ज डायमीटर देन साइन। ऐसी ग्राफ्टिंग में, क्राउन ग्राफ्टिंग में स्टॉक जो होता है वो बड़ा होता है साइन से। आप खुद देख सकते हो, एक स्टॉक में कई सारे साइन लगाए जाते हैं। ओके, तो ये होती है क्राउन ग्राफ्टिंग। फिर आती है बच्चों वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग क्या होती है? वी शेप का नॉच होता है, ये देखो, टिक टिंग टिंग ऐसा होता है, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे कट करके इसमें वर्टिकल पोजीशन में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो वी शेप नॉच होता है दैट गिवन टू स्टॉक, व्हाइल वेज लाइक कट इज गिवन टू साइन, बोथ आर आल्सो ऑफ सेम डायमीटर। पहला जो वी शेप होता है ये स्टॉक में लगाते हैं, साइन में कट करते हैं, उतना ही कट करेंगे जितने से ये अंदर जा सके, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये इसको फिर अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है स्टॉक में, ठीक। तो ये इसको कर दिया जाता है। इसमें भी ध्यान देना होता है कि डायमीटर सेम होना चाहिए। देखिए इंसर्शन हो गया है एंड फिर रैपिंग कर दी जाती है, ठीक। तो यहाँ भी कैलस का फॉर्मेशन होगा। साइड ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग में मतलब वही साइड से कर देंगे। सी वी शेप का नॉच यहाँ भी बनाया जाता है, यहाँ पे ये देखो ऐसे वी शेप की नॉचिंग की जाती है। गिवन टू स्टॉक एट वन साइड, प्लांट के एक साइड में, प्लांट के एक साइड में, पूरे साइड में या बीच में नहीं। जैसे प्लांट का मान लीजिए इधर वाला हिस्सा हो गया, तो इधर वाले हिस्से पे एक एंड जो होता है शायन का वो शार्प होता है। कैसा होगा? शार्प एंड होता है। फिर उसको इंसर्ट कर दिया जाता है स्टॉक में। स्टॉक हैज़ लार्ज डायमीटर देन द साइन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टॉक का डायमीटर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू साइन। आप देखिए इसका डायमीटर ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, इसका कम है, तो इसको लगा के फिर रैपिंग कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं। फिर आता है अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग क्या होता है? टू इंडिपेंडेंटली ग्रोइंग प्लांट्स, इन दोनों को एक पास लाया जाता है। दो प्लांट्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे हैं, अभी इनको आपस में एक दूसरे को से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ती है, पड़ोसियों में बातचीत होने लगती है और फिर ये ग्राफ्टिंग को अप्रोच करते हैं। लेट्स सी, शूट ऑफ द टू आर गिवन कट एट सेम लेवल फॉर डिस्टेंस ऑफ 2.5 to 5 सेंटीमीटर। देखो ये शूट का पार्ट है ना, यहाँ से देखो इसको कट किया जाएगा, ठीक है, और कट करने के बाद ला के इसको यहाँ पे पास ला के इंसर्ट कर दिया जाता है एक दूसरे के साथ, तो दोनों अटैच हो जाते हैं। कट्स जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिमूविंग स्मूथ स्लाइसेस ऑफ बार्क, जो बार्क की स्लाइसेस होती हैं उनको रिमूव किया जाता है, ऐसे कटिंग की जाती है। आप यहाँ पे शेप में देख सकते हो, है ना, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे जो ये होते हैं बार्क होते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है, फिर टोंग शेप का कट किया जाता है और उसके बाद इन दोनों को आपस में इंटरलॉक कर दिया जाता है। क्या करेंगे? इंटरलॉक, एक दूसरे को आपस में ले जाके जोड़ देते हैं वर्टिकल कट्स के थ्रू। डीपर वर्टिकल कट लगाते हैं और वहाँ से जोड़ देते हैं, और फिर वर्टिकल कट्स एज द स्टॉक इज थिकर देन द साइन। स्टॉक जो होता है वो थिकर होता है साइन से। फिर वही सेम रैपिंग कर देंगे इसकी। सो साइन इज कट बिलो द ग्राफ्ट वाइल स्टॉक इज कट अबव द ग्राफ्ट। देखिए ध्यान दीजिए, साइन जो होता है ये कहाँ से कट होगा? बिलो द ग्राफ्ट, वाइल स्टॉक कहाँ से होगा? अबव द ग्राफ्ट। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद एंड देन रैपिंग कर देंगे और फिर वो सेम वैसे ही ग्रोथ पैटर्न हमें दिखाई पड़ेगा। ये तो तरीके थे। नाउ एक जो सबसे एडवांस तरीका है प्लांट के ग्रोथ का, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। ये इसको कहते हैं हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन। ये बहुत एडवांस टेक्निक है, साइंटिस्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है। अभी तक तो जो आपने ग्राफ्टिंग वगैरह देखी वो कोई किसान कर सकता है, कोई हॉर्टिकल्चर का बंदा कर सकता है, कोई भी कर सकता है ना, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो। लेकिन ये करने के लिए यू हैव टू बी द स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए या साइंटिस्ट होने चाहिए। ओके, सो ये है प्लांट टिश्यू कल्चर। मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर कर रखा है। इसमें होता क्या है बेटा कि प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे मान लीजिए लीफ ले लिया, स्टेम ले लिया या फिर कोई पार्ट ले लिया, ओके, उसको हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से लैब में ग्रो करवाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आर्टिफिशियल तरीके से लैब में ग्रो करवाया जाता है। ग्रो कैसे करवाएंगे यही देखना है। ओके, सो दिस मेथड इंक्लूड प्रोपगेशन ऑफ प्लांट बाय कल्चरिंग द सेल्स। सेल की कल्चरिंग करते हैं, क्या कह रहे हैं, टिश्यू कल्चर। तो सेल की कल्चरिंग करते हैं, टिश्यू की कल्चरिंग करते हैं या पर्टिकुलर ऑर्गन की कल्चर करते हैं। कल्चर करना मतलब ग्रो करवाना, इसको हम लैब में ग्रो करवाते हैं। सो इनिशियली जो कल्चर होता है सेल या टिश्यू का, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसे हमने क्या कहा था, कैलस। यहाँ भी कैलस बनेगा, है ना। तो जब इसका कल्चर करते हैं सेल का या टिश्यू का, तो फॉर्मेशन होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, दैट इज नोन एज कैलस। ये भी ऐसे ही बंच ऐसे 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 फॉर्म में ग्रो करता है, ठीक है। इसके बाद इसमें रूट और शूट की ग्रोथ आती है। लेटर डिफरेंशिएट होते हैं एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट, फिर ढेर सारे प्लांटलेट बनाते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है ना बेटा कि अगर आपके पास इतनी बड़ी भी स्टेम है ना, तो इससे हम मतलब आपको बताएं बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट्स बना सकते हैं। नियरली 100 प्लांट्स बना सकते हैं सिर्फ एक स्टेम से। सोचो आप, तो ये बहुत ही मतलब मैजिकल चीज़ है, ह्यूमंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर प्लांट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है सेपरेटेड पॉट्स में या नर्सरीज में, ताकि वहाँ पे वो ग्रो कर सकें इनटू द प्लांट। टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है दैट इज़ यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट। प्लांट में वायरस ना लगे उसके लिए हमें ये फ़ायदा करता है। डिजीज़ रेजिस्टेंट, डिजीज़ फ्री प्लांट हो जाते हैं। होमोजाइगस डिप्लॉयड एंड क्विक कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ ऑर्किड्स, कार्नेशन, ग्लैडियस, क्राइजेंथियम और अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए। देखो एक्चुअली इसमें करते क्या है, मैंने डायग्राम लगाया हुआ है। यस, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स प्लांट लेंगे। जिस प्लांट को हमें ग्रो करवाना है वो प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज एक्स प्लांट। तो यहाँ पे आप देखो लीफ है, प्रोटोप्लास्ट है, नोड सेगमेंट है, इंटरनोड सेगमेंट ऑफ हाइपोकोटाइल है। ओके, अब इसको क्या करते हैं, लैब में लाते हैं, इसको बड़े अच्छे से साफ करते हैं कि कोई डस्ट, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ना रह जाए। ठीक, इसको क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, मीडिया बनाते हैं। मीडिया मतलब क्या होता है, मीडिया मतलब क्या होता है बेटा, मीडिया मतलब वो होता है कि जब हम इसको बनाते हैं तो उसको कुछ न्यूट्रिएंट देने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने से सेल क्या होता है, धीरे 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 फर्दर ग्रोथ करने लगता है ना। तो जब फर्दर ग्रोथ करेगा तो वो क्या बनाएगा, कैलस बनाएगा। फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, मीडिया भी डालते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे रूट की ग्रोथ होने लगती है। जब रूट की ग्रोथ होगी फिर शूट की ग्रोथ होने लगेगी। फिर उसको हम लोग निकालते हैं और हार्डनिंग के लिए रख देते हैं, है ना। हार्डनिंग मतलब कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी धूप में, कभी छाँव में, ऐसे कर करके इसको सॉइल में लगा के रख देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद आफ्टर अ वीक इसको गार्डन में लगा दिया जाता है, तो फिर प्लांट बहुत अच्छे से स्टेबल होके ग्रो कर जाता है। दैट इज़ अ प्लांट टिश्यू कल्चर। कभी आपको मौका मिलेगा तो करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एडवांटेज की बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। सो सिर्फ यही मेथड होता है जहाँ से सीडलेस प्लांट का कई सारा मल्टीप्लिकेशन हो जाए, बहुत सारी ग्रोथ हो जाए। जैसे शुगर केन है, बनाना है, ग्रैप्स हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, सीडलेस ऑरेंजेस होते हैं, ये सब। इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ दैट प्लांट जो होता है ये retained and multiplied indefinitely without any change or variation। कोई वेरिएशन नहीं होता क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होता है। प्लांट प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर के थ्रू, या फिर ये क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एंड दे शो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, मतलब चेंजेस नहीं आते, कहीं भी वेरिएशन नहीं दिखता, कहीं भी जीन्स में चेंजेस नहीं होते।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो माइक्रो प्रोपगेशन या प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू होता है, ये डिजीज़ फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री प्लांट, उससे प्लांट्स को बीमारियां नहीं होती। सर्वाइवल रेट जो होता है डॉटर प्लांट का वो 100% वेजिटेटिव होता है रिप्रोडक्शन में, मतलब काफ़ी अच्छा सर्वाइवल चांसेस होते हैं। गुड क्वालिटी होती है प्लांट की, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स मतलब GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है यूजिंग टिश्यू कल्चर, एंड दिस इज डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज है। सो डिसएडवांटेज क्या है? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स जो होते हैं ये इजीली डिकेड हो जाते हैं, प्रॉन टू वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज, इन पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, तो प्रॉन होते हैं ये। कोई वेरिएशन नहीं होता, तो इवोल्यूशन में भी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं ये। Therefore, plant may show degeneration in such plant. There is a less adaptability to change environment. अब वेरिएशन नहीं होगा तो एक environment से दूसरे environment में जब इनको ले जाया जाता है तो ये adapt नहीं कर पाते हैं। And the last, कोई dispersal नहीं होता है vegetative propagule में, therefore it causes overcrowding. Crowding ज़्यादा हो जाती है, numbers बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था बेटा पूरा vegetative propagation के बारे में। फिर भी अगर इस टॉपिक के बारे में कुछ ना समझ में आया हो, कहीं क्वेरी हो, कहीं डाउट हो, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि किसी ऐसे सच टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलना है तो आप वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। वी विल प्रोवाइड एज सून एज पॉसिबल। चलिए ध्यान रखिए, मज़े करिए, टाटा बाय।